हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी सेकंड लेसन स्टार्ट किया था और हम लोग ने मोस्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। तो पूरा जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी लेसन का, जिसका क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने बुक में लिखते जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोग को पूरे सेशंस में, ठीक है, मेरे पूरे सेशंस करते टाइम पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है पूरे मेरे लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा कमेंट बॉक्स भी ओपन है, तो आप वहां पे भी जाके हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हम लोग इस टॉपिक में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिरकार होती क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे पॉपुलेशन के बारे में। अब हमारी बुक हमें बड़ी सारी चीजें बता रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी पहले, अब इतनी हो गई है। तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके भी, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है MTP। MTP का मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी कहते हैं, बट इसको हम लोग थोड़ा बायोलॉजिकल लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, MTP। ठीक है, ये तो हो गई उनकी बात जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है। ठीक है, प्रेगनेंसी से बचाना है। अब कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जो चाइल्ड लेकर करना तो चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बट उनके पास वो इतने एफिशिएंट नहीं है, वो इनफर्टाइल है। तो उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस लाएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे आर्ट में। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, आर्ट में। इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया कुछ भी कर लो, चाहे तुम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लो, MTP यूज कर लो या आर्ट यूज कर लो, हमें बचना है STDs से। STD मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग को इस पूरे टॉपिक में ये सारी चीजों को कवर करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका शेप एंड साइज सही है, ठीक है, उनका फंक्शन अगर सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर चीज पे मैटर करता है, चाहे वो, देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज रिलेटेड टू फिजिकल, ठीक है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, साथ ही साथ हमारा मेंटल स्टेट, ठीक है, हमारा मेंटल स्टेट, सोशल स्टेट, ठीक है, हमारा सोशल, हम किस किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो भी मैटर करता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, हमारा इमोशनल और हमारा बिहेवियरल। ठीक है, ये जितने भी स्टेट है, आपको जितनी भी चीजें याद होंगी ना, वो सब लिख के आ जाना। सब कुछ, सबका सब इंक्लूड होगा किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ये सब कुछ मैटर करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो वन ऑफ द फ्यू गवर्नमेंट थी वर्ल्ड में जिन्होंने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाए। तो अराउंड 1951 में, कब हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ था, हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 में। सही है, हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 में। तो अराउंड कुछ ही साल बाद, अराउंड 4 इयर्स बाद ही हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और इसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ चीजें बताती थी, कुछ चीजें बताती है। आज भी ये प्रोग्राम रन करता है। आज किस नाम से रन करता है, RCH के नाम से। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आज भी रन करता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाती है कि इन चीजों से बचना है हमें। ठीक है, STDs होने से कैसे बचना है, कैसे हमें बहुत सारी चीजों को टैकल करना है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन का कैसे देखभाल करना है, ये सारी चीजें हम लोग को बताती है ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम। तो कौन कौन सी चीजें देखो हम लोग को पता करनी है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। सबसे पहला क्या है, नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट। एडोलेसेंस मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि जब एक ह्यूमन, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब वो प्यूबर्टी हिट करता है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस को हम लोग, इसी एज को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एडोलेसेंस। तो बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये कैसे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनका ये ब्रॉड वाला जो पोर्शन होता है, शोल्डर वाला पोर्शन होता है, वो ब्रॉड होने लगता है। ठीक है, फीमेल्स का ब्रेस्ट इंक्रीज होने लगता है, उनका हिप साइड इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें चेंजेस आने की वजह से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे घबराए ना, इसलिए उनको इन सारी चीजों का नॉलेज देना RCH का गोल है। ठीक है, और कौन कौन से गोल है, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, हमारे जो सेक्स ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, उनका फंक्शन क्या है और उनकी केयर कैसे की जाए, ये सारी चीजों, ये भी क्या है, गोल है RCH का।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, प्रेगनेंसी का नॉलेज, ठीक है, कैसे एक प्रेग्नेंट वुमन को हमको केयर करना है, कैसे उसको रखना है, ठीक है, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि एक जो बेबी होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट का मदर्स मिल्क। ठीक है, मदर्स मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग का नॉलेज बताना लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, पढ़ना क्या है, गोल है हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये भी हमारा एक गोल है RCH का, ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट हमें बताती है। और नेक्स्ट पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मतलब जब एक बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे का केयर कैसे करना है, उस बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, वो भी है RCH के प्रोग्राम्स हमें बताते हैं। और STDs के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करके STDs से बच सकते हैं, वो भी हमें हमारा RCH प्रोग्राम हमें बताती है। और कौन कौन सी चीजें हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में सही चीजें बताना, और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी नॉलेज देना, ये भी किसका काम है, RCH का काम है। ऑल्दो जो तुम लोग ये लेसन पढ़ रहे हो ना, ये भी किसने डाला है, इन्हीं गवर्नमेंट ने डाला है, ताकि तुम्हें ये सब चीजों का नॉलेज हो सके। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक खत्म होता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें बात करनी है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, कि पॉपुलेशन का क्या सीन है भाई अब दुनिया में। देखो, पॉपुलेशन में तुम लोग कुछ चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको एज इट इज अपने बुक में लिखना है और वो आपको एग्जाम में लिख के लाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की, ठीक है, तो सन 2000 में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें 2000 में, पहले से बात करते हैं और थोड़ा, एक सेकंड, अगर हम लोग 1900 से बात करें, ठीक है, हम लोग थोड़ा और पहले से बात करें, अगर हम लोग 1900 से बात करें तो वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। कितनी पॉपुलेशन थी, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। और यही पॉपुलेशन 2000 में कितनी हो गई, 6 बिलियन। कितनी हो गई, 6 बिलियन। देख रहे हो, मतलब पिछले लाखों सालों में, ठीक है, ह्यूमंस के लाखों सालों में कितनी पॉपुलेशन हम लोग कर पाए थे, 2 बिलियन। और इन सिर्फ 100 ईयर्स में, कितने 100 साल में हम लोग कितनी पॉपुलेशन, सीधा ट्रिपल जंप मार चुके, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर हम लोग 2011 की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अराउंड 7.2 बिलियन, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑल्दो हर 10 साल में सेंसेक्स होता है, ठीक है, हर साल 10 साल में देखा जाता है कि कितनी कितनी, जिसे जनगणना बोलते हैं ना। तो इस साल 2022 में कोविड की वजह से शायद जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो अभी भी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, 2011 का ही पढ़ रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो 2011 में कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, 7.2 बिलियन पॉपुलेशन थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडिया के बारे में। वर्ल्ड की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। तो इंडिया को हम लोग 1900 से नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग इंडिया को देखेंगे 1947 से। इसके पहले तो अंग्रेज राज करते थे ना हमारे ऊपर, तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, तो उस टाइम पे 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 350 मिलियन। कितनी थी, अराउंड 350 मिलियन। यही चीज, ठीक है, 2000 तक आते आते इंडिया की पॉपुलेशन 2000 तक आते आते कितना जंप मारा, अराउंड 1 बिलियन। कितना हो गया, 1 बिलियन, ठीक है। मतलब कुछ अराउंड 53 ईयर्स में कितने टाइम ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। 1947 में 350 मिलियन थी और 2000 में कितनी पॉपुलेशन हो गई हमारी, 1 बिलियन, ठीक है। 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 6 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन। मतलब इस दुनिया में हर 6 में से 1 आदमी इंडियन था, ठीक है, जो कि प्राउड होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर 2011 की, ठीक है, 11 के सेंसस के हिसाब से, तो हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है इस टाइम पे 1.2 बिलियन। कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है, अराउंड 1.2 बिलियन। और अगर हम लोग, अभी तो हमारी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स में जितने लोग पैदा हो रहे हैं, अगर उसका डाटा ये किया जाए, कंपाइल किया जाए, तो अराउंड 2022 तक 1.35 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है, वो बस थोड़ा सा ही कम है 2% के,
ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा ही कम है, किससे, 2% के। इसका मतलब क्या है कि हर साल, ठीक है, हर साल 1000 में 20 पीपल एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। हर साल 1000 पीपल्स में से 20 पीपल एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है। अगर इसी तरीके से चलता रहा ना, यही रेट चलता रहा, तो आने वाले कुछ 35 to 40 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन सीधा डबल या ट्रिपल हो सकती है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो क्या रीजन है भैया, इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है? इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है, ठीक है। हम लोग किसी को मरने ही नहीं दे रहे हैं, सही बात है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी डिजीज हो जाती है, पहले के टाइम इतना नहीं था कि इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। किसी को नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी, जिसको निमोनिया भी हो जाता ना पहले, उसकी भी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि हम लोग किसी को भी मरने नहीं दे रहे। तो जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, जब एक मदर एक बेबी को बॉर्न करती थी, जन्म देती थी, उस टाइम पे बहुत सारी मदर्स का डेथ हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वही मेडिकल चीजों की वजह से मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया और चाइल्ड का मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, क्योंकि ठीक, सही है। तो इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज भी इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो एक एज, सर्टेन एज, कौन सा एज है, रिप्रोडक्टिव एज का, उसमें भी नंबर ऑफ पीपल क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। पॉपुलेशन का हो गया सीन। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। ये वाला हो गया, ठीक है। वापस आ जाओ इस वाले पेज पे, देखो कितनी बातें हो गई। हम लोग ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लिया, हम लोग ने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, कि भैया कौन कौन से हम लोग मेथड्स यूज करें जिसके वजह से ये पॉपुलेशन क्या हो सके, अब कंट्रोल में आ सके, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत ही ज्यादा पढ़ना जरूरी हो चुका है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कौन कौन सी चीजें सही है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डूज की बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होने कैसे चाहिए। तो दे शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, कि ऐसा ना कि कहीं चुभ जाए बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दे शुड बी इफेक्टिव, ठीक है। अगर उनको यूज कर रहे हैं तो उनका वो इफेक्टिव भी होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीक हो गया या फिर साइड इफेक्ट हो गया। तो दे शुड बी क्या, इफेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दे शुड बी इजीली अवेलेबल, हर जगह वो क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। और नेक्स्ट, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, उनका कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि हर लोग, हर जितने भी कॉमन पीपल है वो भी क्या कर सके, उसे अफोर्ड कर सके। इतनी बातें क्लियर है। कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उस प्रोसेस में इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वरना प्रोसेस चेंज हो जाएगी ना बच्चों। नेक्स्ट, दे शुड, उनका या तो ना के बराबर साइड इफेक्ट हो, या फिर बहुत ही कम साइड इफेक्ट हो, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट होगा तो कौन ही उसको लेना चाहेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो टोटल हम लोग को 4 टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नेचुरल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ना है, नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड का ये नहीं है कि हम लोग उसमें जड़ी बूटियां यूज करेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग ऐसी चीजें यूज करेंगे, यूज तो क्या ही करेंगे, हम लोग अपने बॉडी का, अपने जो बॉडी की नॉलेज है उसी को यूज करके हम लोग पॉपुलेशन को कम कर या फिर प्रेगनेंसी को कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, कुछ केमिकल्स का यूज करके, सर्टेन केमिकल्स को यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी को कम करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा बैरियर मेथड। यहां पे कुछ फिजिकल बैरियर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिजिकल बैरियर लगाएंगे, किसके किसके बीच में, एग के बीच में और ओवम के बीच में, ताकि वो दोनों मीट ना कर पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, ठीक है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। इतनी बातें क्लियर है। ये टोटल 4 मेथड हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, सर्जिकल मेथड को ही हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। तो ये 4 मेथड हम लोग को स्टडी करना है। कौन कौन से? एक होगा नेचुरल मेथड, ठीक है, एक होगा केमिकल मेथड, थर्ड वन इज बैरियर मेथड और लास्ट सर्जिकल मेथड। ये 4 हम लोग को मेथड्स पढ़ने हैं, किसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। ओके, पढ़ते हैं, आ जाओ, ठीक है। नेचुरल मेथड कौन कौन से? देखो, नेचुरल मेथड में हम लोग को जनरली 3 चीजें पढ़नी है। एक हम लोग को पढ़ना है विथड्रॉवल मेथड, जिसको हम लोग कॉइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से।
जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस हम लोग को पता है, इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो सीमन आता है, ठीक है, सीमन को इंसर्ट करना फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसी को इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंसेमिनेशन हमेशा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लास्ट में होता है, हमेशा एंड में होता है, ठीक है। तो कभी भी जब इंसेमिनेशन हो, ठीक है, इंसेमिनेशन होने वाला हो, तो मेल क्या करेगा, अपना पीनस को विड्रॉ कर लेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्योंकि जो इंसेमिनेशन है, जो इजैकुलेशन है, वो हमेशा क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके लास्ट में होता है, एंड में होता है। तो क्या करेगा, जो मेल होगा वो क्या करेगा, अपने पीनस को विदड्रॉ कर लेगा किसके अंदर से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विथड्रॉ मेथड, ठीक है। विथड्रॉ मतलब होता है ना, जैसे आप जाते हो एटीएम में पैसे निकालने के लिए तो विथड्रॉ करते हैं ना, मतलब बाहर निकालते हो, तो वही चीजें होती है यहाँ पे भी, विथड्रॉ मेथड। या फिर कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस का मतलब क्या होता है, कॉपुलेशन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको इंटरप्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है रिदम मेथड। रिदम मेथड क्या होता है, सुनो, हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अराउंड 14th डे पे, किस डे पे, 14th डे पे ओवैल्यूएशन होता है। ओवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हम लोग ने फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा है। तो एक फॉलिकल जब ग्रो होती है तो सबसे पहले वो प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल के क्या बनती है, वो सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल से आगे चल के टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से आगे चल के क्या बनती है, वो ग्रेफाइन फॉलिकल बनती है। ग्रेफाइन फॉलिकल बनने के बाद इसके अंदर से जो ओवम प्रेजेंट होता है ना, जो सेकेंडरी ऊ-साइड प्रेजेंट होता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवैल्यूएशन। इतनी बातें समझ में आती है आपको, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, जैसे ही ये ओवम रिलीज हुआ, कौन से डे पे रिलीज हुआ, ये 14th डे पे रिलीज हुआ है। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है एक ओवम की, मैंने बताया तुम लोग को ऑलरेडी, 24 आवर्स की रहती है, ठीक है। एक ओवम की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 24 आवर्स। इसका मतलब एक फीमेल, ठीक है, एक फीमेल हर मंथ में फर्टाइल नहीं होती, ठीक है, पूरे मंथ के लिए वो फर्टाइल नहीं होती है। 14th डे पे क्या हो रहा है, ओवैल्यूएशन हो रहा है। इसका मतलब अगर 14th डे पे, ये वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना रहा हूं, यह है यूट्रस, यह है सर्विक्स, यह है वजाइना, यहां से आता है फेलोपियन ट्यूब, सही है, यहां पे आता है फेलोपियन ट्यूब, यहां से है ओवरी, ठीक है। तो ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, और ये चला जाता है एम्प्यूला में। यहां इस रीजन को क्या कहते हैं, एम्प्यूला, सही बात है, ठीक है। इस एम्प्यूला में ये कितने दिन तक रहेगा, अराउंड 24 आवर्स तक रहेगा। तो अगर इस बीच में, ठीक है, इस 24 आवर्स के बीच में यहां से स्पर्म अगर आ गया, ठीक है, और इसने इसको फर्टाइल कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना रहता है, अराउंड 2 डेज, सही बात है, ठीक है। स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है, अराउंड 2 डेज का लाइफ स्पैन रहता है। तो इसका मतलब अगर इसके रिलीज होने से पहले, अगर ओवम के रिलीज होने से पहले 2 दिन पहले भी अगर स्पर्म आया हो, ठीक है, 2 दिन पहले भी अगर क्या आया हो, स्पर्म आया हो, तो वो भी क्या कर सकता है, इसका फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो रिप्रोडक्टिव ये है प्रेगनेंसी है, वो 14th डे पे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है, अपना ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है। स्पर्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 दिन, तो हम लोग 15 और सॉरी अगर 13 और 14th डे पे, ठीक है, 13 और 14th डे पे भी अगर ओवैल्यूएशन हो रही है, यानी स्पर्म एंटर कर रहा है, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ये दिन क्या हो गए, रिस्की हो गए, ठीक है, ये वाले दिन रिस्की हो गए। अब हमारी एक बॉडी जो मशीन थोड़ी है, हमारी बॉडी ऐसे मशीन थोड़ी कि 14th डे पे ही क्या करेगी, ओवैल्यूएशन करेगी। क्या पता ओवैल्यूएशन 15th डे पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओवैल्यूएशन 15th डे पे भी हो सकता है, 16th डे पे भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें हो सकती है। तो अराउंड जो बीच का 10th से लेके 17th डे होता है, ठीक है, अराउंड जो बीच का 10th से लेके 17th डे होता है, वो काफी ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है, काफी ज्यादा रिस्की होता है। इसका मतलब इसके पहले के जो दिन है, ठीक है, इसका मतलब इसके पहले के जो दिन है वो सेफ है। अब एक तारीख से लेके 5 तारीख तक, ठीक है, फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसके बीच में कॉपुलेशन हो नहीं सकता। इसका मतलब 6th से लेके 9th डे ये सेफ है, ठीक है, ये वाला जो टाइम है वो क्या है, सेफ है। और आगे चल के 18th से लेके 28th ये वाला टाइम भी क्या है, सेफ है। तो अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिदमिक मेथड। इसी को ही सेफ पीरियड भी कहते हैं या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब क्या होता है, आप देखो मैं तुम लोग एक चीज बताता हूँ, ये वाला मिटा देते, इधर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक
एक फीमेल है जो अभी अभी मदर बनी है, ठीक है, एक फीमेल है जो क्या है, अभी अभी मदर बनी है। इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी के अंदर इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है। अब प्रोलैक्टिन दुश्मन होता है किसका, एलएच और एफएसएच का। जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा बॉडी में, उतना ही एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब एलएच और एफएसएच का अगर लेवल कम हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी नहीं, क्योंकि एफएसएच ही जाके स्टिमुलेट करता था फॉलिकल्स को, तभी तो आगे चल के प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनते थे और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनते थे, ठीक है। तो अगर प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, प्रोलैक्टिन का लेवल काफी ज्यादा है, तो एलएच और एफएसएच इनका लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस टाइम पे कोई भी फॉलिकल क्या होगी, स्टिमुलेट नहीं होगी। अगर फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगी तो ओवैल्यूएशन भी नहीं होगा, ठीक है। ओवैल्यूएशन नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है एक फीमेल के अंदर, जब एक फीमेल न्यू मदर बनती है। इसका मतलब वो जो टाइम गैप है, ठीक है, वो जो टाइम गैप है जब तक तुम्हारा प्रोलैक्टिन एक फीमेल के बॉडी में ज्यादा है, उस टाइम पे अगर किसी फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर है, इसी चीज को क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो हमारा नेचुरल मेथड में हम लोग को इतनी चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक है विथड्रॉवल मेथड, ठीक है, एक है रिदमिक मेथड और एक है लैक्टेशनल एमेनोरिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट का जो पार्ट है वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, ओके। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके उनको भी देख लेना, और आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर लेना। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।